हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी चैप्टर में द बैलेंस ऑफ पेमेंट और करेंट अकाउंट के बारे में। ठीक है, ओपन इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो उसके अलग अलग हेड्स को हम लोग अलग अलग वीडियोस में कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा द बैलेंस ऑफ पेमेंट और करेंट अकाउंट के बारे में। तो ध्यान से इसको समझिएगा। और हमने वीडियोस थोड़े छोटे छोटे बनाए हैं ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में ईजी रहे। तो क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम बीओपी भी कहते हैं, रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज एसेट्स बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, टिपिकली अ ईयर। देयर आर द टू मेन अकाउंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला है करेंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? ये एक तरीके का रिकॉर्ड होता है। पहले तो ये समझ लीजिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ऐसा मत लिखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पेमेंट का बैलेंस होता है, ऐसा मत लिखिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है जहाँ पे हम सारे ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। कैसे ट्रांजैक्शन को? गुड्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड और एसेट से रिलेटेड। इस लाइन को याद रखिएगा। सारे ट्रांजैक्शन कैसे? ट्रांजैक्शन गुड्स वाले ट्रांजैक्शन, सर्विस वाले ट्रांजैक्शन और एसेट्स वाले ट्रांजैक्शन। अब किन के बीच में? रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब हमारी कंट्री के लोग जो दूसरी कंट्री के साथ जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हुआ? हमारे हिंदुस्तान कंट्री से जो लोग दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स का करें, चाहे सर्विस का करें, चाहे एसेट्स का करें, उसको जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो लिखते हैं, उसे ही को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने टाइम का बनता है? 1 साल का बनता है। मतलब 1 साल के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अब दो अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसे ही सब जगह नहीं लिख देंगे, उसका तरीका होता है लिखने का। एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब समझते हैं ये इसमें क्या होता है। तो करेंट अकाउंट क्या होता है? इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेडेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द ट्रांसफर पेमेंट। ट्रेड इन गुड्स इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एंड ट्रेड इन सर्विसेज इंक्लूड फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज में अब क्या क्या चीज़ें हम लिखते हैं। पहले तो करेंट अकाउंट में केवल गुड्स एंड सर्विसेज की चीज़ें लिखते हैं, पहले ये याद कर लीजिए। गुड्स, सर्विसेज और ट्रांसफ़र पेमेंट। तो तीन चीज़ें अगर हमारे कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहा है, गुड्स को लेके, सर्विस को लेके और ट्रांसफ़र पेमेंट को लेके, तो उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि गुड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो गुड्स आ जाता है। ट्रेड इन सर्विस का मतलब क्या होता है? आपने किसी कंट्री को सर्विस प्रोवाइड किया, आपको फैक्टर इनकम मिला वहाँ से, वो हो गया। और कहीं से नॉन फैक्टर इनकम मिला तो वो हो गया। उसके बाद क्या है? ट्रांसफ़र पेमेंट आर द रिसिप्ट्स विच आर द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर फ्री विदाउट हैविंग प्रोवाइडेड एनी गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि साहब ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है। बाकी चीज़ तो समझ में आ रही है, ये ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है? तो साहब ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब होता है ऐसे गुड्स एंड जो आपको फ्री में पैसा मिलता है। ठीक है, उसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। किसी कंट्री में आपने जॉब किया था, रिटायर हो गया, वहाँ से फ्री में पेंशन आ रही है, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया। ठीक है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट के बदले में आप कुछ काम नहीं करते, ना तो कोई गुड्स प्रोवाइड करते ना तो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट आपको फ्री में मिलता है। तो ये लाइन एकदम बढ़िया से नोट बना के लिख लीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद सर्विस आप समझ ही गए, फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद दे कंसिस्ट ऑफ गिफ्ट्स, रेमिटेंस एंड ग्रांट्स। अब इसका एग्जांपल दे रहा है कि क्या क्या चीज़ें फ्री में मिल सकती हैं। आपको किसी ने गिफ्ट भेज दिया अमेरिका से, आपके रिलेटिव थे, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो गया? ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया। रेमिटेंस एंड ग्रांट्स, कोई छूट वूट आपको दे दिया गया, चलो ठीक है रख लो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो मिल रही हैं ये सब आपका ट्रांसफ़र पेमेंट में आएगा, क्योंकि इसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, फ्री में मिल रहा है। दे कुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट सिटीजन लिविंग अब्रॉड। तो ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है वो वहाँ की गवर्नमेंट दे सकती है या फिर आपके जो प्राइवेट सिटीज़न है वो दे सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बड़ा बढ़िया से याद करिएगा।
ट्रांसफ़र पेमेंट को, कि ट्रांसफ़र पेमेंट के लिए आप कुछ करते नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफ़र पेमेंट के लिए आप कुछ करते नहीं हैं, बस केवल आपको फ्री में ही वो सब चीज़ें मिल जाती हैं। वो गवर्नमेंट भी दे सकता है वहाँ का, दूसरी कंट्री का, और दूसरी कंट्री के लोग भी आपको दे सकते हैं, जो आपके रिलेटिव हों वो आपको दे दिए। तो ये सब चीज़ें सब आपकी करेंट अकाउंट में आएंगी। ठीक है, तो गुड्स सर्विसेज का ट्रेड हो गया प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें आपको करंट अकाउंट में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट। गुड्स तो आप समझ ही गए, कोई भी सामान आपने दूसरी कंट्री में बेचा। सर्विस आप समझ ही गए, आपने किसी कंट्री को सर्विस प्रोवाइड किया। उसके बाद ट्रांसफ़र पेमेंट मैंने आपको समझा दिया कि ट्रांसफ़र पेमेंट में होता क्या है, कि यहाँ पे हम लोग को फ्री में पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट एकदम करंट अकाउंट का एकदम बेस है। इस करंट अकाउंट में इसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। ये आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, और लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है करंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए करंट अकाउंट को और क्लियर समझाने के लिए यहाँ पे देखिए एक टेबल बनाया गया है। करंट अकाउंट को 3 तरीके से देखिए यहाँ बांट दिया गया है। पहला है ट्रेड इन गुड्स। तो गुड्स कैसे होता है, एक्सपोर्ट करेंगे इंपोर्ट करेंगे तो उसको ट्रेड इन गुड्स कहते हैं। अब सर्विस में कैसे होता है, सर्विस में दो चीज़ें दिखाया गया है, नेट फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम कैसे आता है, जब आप नेट इनकम फ्रॉम द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, अगर आप एज ए एम्प्लॉई किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं उसको हम नेट फैक्टर इनकम कहेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं उसको नेट फैक्टर इनकम कहेंगे। अब सवाल उठता है साहब, ये नेट नॉन फैक्टर इनकम क्या होता है। तो शिपिंग से पैसा आया, बैंकिंग से पैसा आया, इंश्योरेंस से पैसा आया, टूरिज्म से पैसा आया, ये सब सर्विसेज से जो पैसे आते हैं तो आपको नॉन फैक्टर इनकम कहते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है साहब, कंसिस्टेंस ऑफ गिफ्ट, रेमिटेंस एंड ग्रांट। जो हमें फ्री में पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट से या फिर प्राइवेट लोगों से, वो हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट है। बहुत ही अच्छा चार्ट है, इसको बना लीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए और इसको पढ़ के जाइएगा। एग्ज़ाम में अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो ये ज़रूर चार्ट बना के आइएगा, और शॉर्ट में आएगा तो यही सब चीज़ें पूछेगा। ये बोल देगा, बोलेगा बताओ ये क्या है, तो आप बताओगे ये नेट फैक्टर इनकम है। ये पूछ लेगा ये इसको क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे नेट नॉन फैक्टर इनकम है। ये किस में आता है, तो आप बताओगे ट्रेड ट्रेड इन सर्विस में आता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से बनने वाले हैं। तो इसको आप टॉपिक पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए। छोटा वीडियो बनाए हैं क्योंकि आपका थोड़ा सा फोकस लेवल बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं, बाइंग फॉरेन गुड्स इन द इज द एक्सपेंडिचर फॉर आवर कंट्री एंड इट बिकम द इनकम ऑफ दैट फॉरेन कंट्री। सिंपल सी बात है, आप किसी कंट्री से कोई भी गुड्स खरीदोगे तो आपके कंट्री के लिए वो खर्चा है और दूसरी कंट्री के लिए वो इनकम है। हेंस द परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स और इम्पोर्ट्स डिक्रीज द डोमेस्टिक डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर कंट्री। तो दूसरी कंट्री से अगर गुड आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो मतलब अगर आप दूसरी कंट्री का सामान अपनी कंट्री में यूज़ करो तो सिंपल सी बात है, आपकी कंट्री का सामान तो बिकने वाला है नहीं। आप अपनी कंट्री का सामान यूज़ करोगे नहीं, तो आपके कंट्री का जो सामान है उसका डिमांड कम हो जाएगा। सिमिलरली सेलिंग ऑफ फॉरेन गुड्स and or export bring income to our country and adds the aggregate domestic demand for goods and service in our country। तो इसीलिए सारी कंट्री कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो एक्सपोर्ट करें, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से ही फ़ायदा होता है। जब तक आपकी इकोनॉमी, आपकी कंट्री एक्सपोर्ट नहीं करेगी तब तक आपके कंट्री में कभी फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए सारी कंट्रीज़ कोशिश करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, क्योंकि बाहर का फॉरेन का इनकम हमारी कंट्री में तभी आएगा। ठीक है, आपस में ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप दूसरी कंट्री का सामान यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी करेंसी भेज रहे हैं दूसरी कंट्री में, धीरे धीरे लीकेज की स्थिति हो रही है, आपकी पूरी इकोनॉमी लीक कर जा रही है, सारा पैसा जा रहा है दूसरी कंट्री में। इसीलिए गवर्नमेंट फोकस करती है, कहती है साहब आप यूज़ करिए इंडियन प्रोडक्ट्स, और इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कहती है जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं अच्छी क्वालिटी का बनाइए, ताकि उसको बाहर एक्सपोर्ट करके कुछ फॉरेन करेंसी कमाया जा सके, तभी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। क्लियर है।
अब आते हैं, समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट को, बैलेंस ऑन करेंट अकाउंट को। अब करेंट अकाउंट के बैलेंस को कैसे करते हैं? Current account is in the balance with the receipts of the current account are equal to the payment, or on the current account a surplus current account. Current account means that the nation is in the lender to the other countries, and the deficit current account means the nation is the borrower of the अदर कंट्री। तो तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, इसको समझने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप ये डायग्राम समझिए कि सरप्लस कब होता है। सरप्लस अकाउंट, करंट अकाउंट का सरप्लस का कंडीशन कब होता है? जब आपके पास रेसिप्ट्स बहुत ज़्यादा हो, मतलब आपने खूब ढेर सारा सामान एक्सपोर्ट किया और उससे आपको खूब पैसा आ गया, तो रेसिप्ट बड़ा है, पेमेंट कम है, तो ये सरप्लस की कंडीशन है। इसको ऐसे याद करिए। दूसरा क्या कर रहा है, बैलेंस करंट अकाउंट क्या होता है? जहाँ रेसिप्ट और पेमेंट दोनों बराबर है, आपने जितना एक्सपोर्ट किया था जितना इंपोर्ट किया, तो आप यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में बैठे हुए हैं। सबसे बेकार स्थिति ये है करंट अकाउंट डेफिसिट की। डेफिसिट में क्या होता है कि आपने बहुत सारा इंपोर्ट कर लिया, बहुत सारा इंपोर्ट कर लिया, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट ज़्यादा करना है, रेसिप्ट पैसा कम आ रहा है, तो ये डेफिसिट की कंडीशन हो गई। तो इसको इस चार्ट से आप याद कर लीजिए। ये थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये लाइन, तो ये चार्ट उस लाइन को पूरा अलग से डिफाइन कर रहा है कि क्या होता है सरप्लस, क्या होता है बैलेंस, क्या होता है डेफिसिट। सरप्लस अच्छा कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं। डेफिसिट गंदा कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। और ये हमारा बराबर का एकदम कंडीशन है, न तो ज़्यादा एक्सपोर्ट न तो ज़्यादा इंपोर्ट, दोनों बराबर है। तो इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू में आने की बहुत उम्मीद है इसकी। और ये लॉन्ग में भी आता है, करंट अकाउंट को समझाइए। अब समझाना तो ये आपको बनाना ही पड़ेगा, तो थ्योरी में भी समझाइएगा और ये ऐसा फिगर भी बना दीजिएगा एग्ज़ाम में, तो नंबर्स अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट कैन बी टू कंपोनेंट्स। अब करेंट अकाउंट के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं, और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। तो यहाँ पे दो नए कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इन दो नए कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक की जो वीडियोज़ है इसके प्रॉपर नोट बना के इसको प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।